बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 9.2। 9.2 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसमें आपने पढ़ना है बेटा पोलिनोमियल रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है हमारे पास पछतावा। फॉर एग्जांपल जब आप कोई काम करना चाहते हैं, किसी खास पॉइंट तक पहुंच भी जाते हैं लेकिन फिर वो काम आपसे होता नहीं है। फॉर एग्जांपल एक एरर आ रहा है आपके पास 16 पॉइंट समथिंग, लेकिन वो वैल्यू आपको 17 पॉइंट समथिंग चाहिए, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? पोलिनोमियल रिग्रेशन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मैं लिख भी चुका हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मॉडल्ड एज nth डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ये एक ऐसा रिलेशन है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल के बिटवीन होता है बेटा। इट इज यूज्ड व्हेन डाटा शोज अ कर्व नॉन लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है बच्चों, बट वी स्टिल वांट टू फिट अ स्मूथ लीनियर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे पास एक अच्छा सा कॉन्टिन्यूस रिलेशनशिप फाइंड होता रहे। ठीक है बच्चों, अब कुछ खास पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। फैक्टर थ्योरम इज यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग पोलिनोमियल रिग्रेशन डिग्री। फैक्टर थ्योरम जो है ये हमारा यूजफुल होगा किसमें? पोलिनोमियल रिग्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, अपने पछतावे को कम करने के लिए। इसके बाद जी रिमाइंडर थ्योरम हेल्प अस टू कैलकुलेट पोलिनोमियल एट अ वेरियस पॉइंट। रिमाइंडर थ्योरम जो है ये हमें हेल्प करेगा कि हमने अपने वेरियस पॉइंट्स को या पोलिनोमियल्स को किस तरह से फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास दो फार्मूले हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं बेटा। एक तो एरर का फार्मूला है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रीडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, प्रीडिक्टेड वैल्यू इसको हम एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। और परसेंटेज एरर का फार्मूला होता है एरर ओवर प्रीडिक्टेड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये दो फार्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं। एक्सरसाइज जो है इन फार्मूलों पर बेस करने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ स्टेटमेंट थी जो आपने याद रख लेनी है। पेपर में अगर इनकेस पूछता है पोलिनोमियल रिग्रेशन को, तो आप लोगों ने इसी को ही डिफाइन कर देना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हेडिंग लगा लें क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आप लोगों ने मेरे साथ साथ नोट भी करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कह रही है? कंसीडर आ डाटा, एक डाटा सेट कंसीडर कर लें। मंथली सेल्स फिगर है। पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल पी ऑफ एक्स। तो पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल जो है पी ऑफ एक्स आपके पास गिवन है, जो कि है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ठीक है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। इसके बाद वो हमें कह रहा है फिटेड टू दिस डाटा, इस डाटा में फिटेड हो जाएगा। इफ द ऑब्जर्व्ड सेल्स इन फिफ्थ मंथ आर 240 यूनिट। अब 240 यूनिट्स की सेल है जो कि 5 महीनों की है। फाइंड द परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो महीने कितने हैं? 5। तो अब हम सबसे पहले x की जगह 5 पुट कर कर अपनी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। और जो वैल्यू हमारे पास आएगी ना, वो प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी। ठीक है, फिफ्थ मंथ की प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो x की जगह हमने 5 पुट किया, प्लस 5 माइनस 3, 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। 125 प्लस 50 प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग इसको ऐड कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 177। 177। और ये जो वैल्यू हमारे पास फाइंड हुई है, ये हमारे पास क्या है बच्चों? प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू है। ये हमने इसको हमने नाम दे दिया है प्रिडिक्टेड वैल्यू का। ठीक है जी, बात की समझ आ गई। अब जो हमारे पास 240 यूनिट्स है, ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू है जो उसने हमें स्टेटमेंट में दे दी है। जो वैल्यू स्टेटमेंट में दे देगा वो हमारे पास क्या होगी? ऑब्जर्व्ड वैल्यू 240 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट में आ गई। अब सबसे पहले हम लोग एरर निकाल लेते हैं। सबसे पहले जी हम एरर निकाल लेते हैं। अभी बैक पर मैंने आपको फार्मूला भी बताया था एरर निकालने का। वो क्या होता है जी? अगर आप वीडियो बैक करके देखेंगे तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू।
वैल्यू। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 240 और प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है जी 177 जो हमने फाइंड आउट की है। सबसे पहले हम एरर निकाल रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास इसको माइनस करके जो आंसर आ जाएगा वो 63 आ जाएगा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि आपने परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो परसेंटेज एरर का मैंने आपको फार्मूला समझा दिया। परसेंटेज एरर का फार्मूला जी मैंने आप सबको समझा दिया, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या होता है जी, एब्सोल्यूट एरर ओवर एब्सोल्यूट एरर, या सिंपल आप एरर भी लिख सकते हैं, सिंपल एरर भी लिख सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर ओवर ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बच्चों, तो ये हमने अपनी स्टेटमेंट से सारा काम किया है जो हमारे पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट मौजूद है। तो एब्सोल्यूट एरर, ये जो हमने एरर है ये एब्सोल्यूट एरर है, तो इसकी वैल्यू है 63 ओवर, इसके बाद बच्चों नीचे है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू की जो हमारे पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट में वैल्यू दी हुई है वो है 240 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, तो इसको आप लोग परसेंटेज में भी लिख लेंगे क्योंकि परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं ना आप लोग, तो इसको 100 को आप लोग किस में लिख लेंगे, परसेंटेज में। ठीक है, तो 63 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 6300 ओवर 240 आ जाएगा। 63 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपने अपने कैलकुलेटर पर 6300 डिवाइडेड बाय 240 करते हैं, तो इसका जो आंसर है वो आ रहा है 26.25, 26.25%। तो ये जी हमारा सॉल्व हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 1 है। उम्मीद है जी आप सबको समझ भी आ चुकी है। इसको अब मैं रेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहा हूँ। ये एक्सरसाइज बच्चों ऐसे ही है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह मेरे साथ साथ करेंगे तो बहुत अच्छी समझ आने वाली है। तो कोशिश करें मेरे साथ साथ करें, स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना बैठे रहें, ठीक है, वीडियो ओपन करके ना बैठे रहें, मेरे साथ साथ नोट करें। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अ रिटेलर कंपनी हैज डिवेल्प्ड अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल टू प्रिडिक्ट वीकली प्रोडक्ट डिमांड। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन से वो अपनी जो रिग्रेशन है वो इस इक्वेशन से वो बनाता होता है, डिवेल्प करता होता है। तो उसने इसको नाम दे दिया डी डब्ल्यू का। क्वेश्चन नंबर 2, तो डी डब्ल्यू है जी हमारे पास डब्ल्यू क्यूब माइनस 2w², फिर है जी प्लस 5w माइनस 4। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुका हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा इसके बाद कह रहे हैं वेयर डी डब्ल्यू रिप्रेजेंट आ प्रिडिक्टेड डिमांड। ये जो डी डब्ल्यू है ये रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो प्रिडिक्टेड डिमांड होगी, एंड डब्ल्यू इज द वीक नंबर। ठीक हो गया, यूज द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आपने यूज करने हैं टू प्रिडिक्ट डिमांड फॉर थर्ड वीक। आपने डिमांड फाइंड करनी है थर्ड वीक की। अब आप लोग एक काम करें, डी डब्ल्यू की जगह अब आप लोग 3 पुट कर दें, क्योंकि थर्ड वीक की डिमांड आपने फाइंड करनी है। 2 3 का स्क्वायर प्लस 5 3 माइनस 4, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जार 18, 5 3 जार 15 माइनस 4। अब बच्चों आप लोग इस वैल्यू को अपने अपने कैलकुलेटर पे डालें, 27 माइनस 18 और इसके बाद है आपके पास प्लस 15 माइनस 4, तो ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब ये जो 20 है ना, उसने स्टेटमेंट में पहले ही हमें कह दिया है कि ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है। बात की समझ आई? तो हम इसको नाम दे रहे हैं जी प्रिडिक्टेड वैल्यू का। जो हमारा आंसर निकलेगा वो प्रिडिक्टेड वैल्यू कह सकते हैं या प्रिडिक्टेड डिमांड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रिडिक्टेड वैल्यू कह दें या डिमांड कह दें, एक ही बात है। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्व डिमांड है वो भी हम फाइंड कर लेते हैं, या ऑब्जर्व वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऑब्जर्व वैल्यू देखते हैं जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखते हैं, वो हमें कह रहा है इफ द ऑब्जर्व डिमांड या ऑब्जर्व वैल्यू इज 22 यूनिट।
तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है हमारे पास 22। तो ये हम स्टेटमेंट से देखकर सारा काम कर रहे हैं। वो हमें कह रहे हैं कैलकुलेट द एरर, कैलकुलेट द प्रिडिक्शन एरर। तो सिर्फ हमने सिंपल यहाँ पर एरर कैलकुलेट करने हैं। तो मैंने आप लोगों को फार्मूला समझा दिया। एरर कैलकुलेट करने का फार्मूला आप लोग बच्चों अब समझ चुके हैं, ठीक है। तो क्या होता है जी एरर कैलकुलेट करने का फार्मूला? ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। मेरे ख्याल से जी यहां तक बात की समझ आ चुकी है। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है 22 और प्रिडिक्टेड वैल्यू है 20। तो 22 माइनस 20 तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको मैं अब रेज करने लगा हूं जी, रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये मौजूद है। यार आसान सवाल है, घबराना नहीं है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले घबराना नहीं है। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 3। आए जी, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3? हमें कह रहे हैं कि आर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन विद अ न्यूमरेटर बी ऑफ जेड। चलें जी, इसको पहले हम जो गिवन में है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में बी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस जेड, जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2। ठीक है बच्चों, वो कह रहे हैं यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द जीरोस। और जीरोस फाइंड करने हैं आपने, तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? हमने फैक्टर थ्योरम को यूज करना है। तो बच्चों इसके आप सिंपल फैक्टर्स बना लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखना है जी हमने? वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। तो हम लोग क्या वैल्यू फाइंड करने लगे? वी वांट टू फाइंड द value of z, so b of z is equal to 0। तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जीरोज ऑफ द सिस्टम फाइंड करने हैं। तो जीरोज ऑफ द सिस्टम फाइंड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को जीरो के इक्वल करके इसके फैक्टर बना लेंगे बस। तो 2 1 2 होते हैं, तो 2 और 1 इसके फैक्टर बन जाएंगे, 2 और 1। ठीक है बच्चों, तो किस तरह बनेंगे? 2 1 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है जी, तो इन दोनों में से z कॉमन, बाकी बच गया z माइनस 2। इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन और यहाँ आ गया जी z माइनस 2। अब ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू की वजह से हमने इसको लिखा जी z माइनस 2। ब्रैकेट के बाहर है z प्लस 1। तो मेरे ख्याल से जी ये फैक्टर्स बनाना तो आपके लिए मुश्किल बात है ही नहीं बच्चों। अब आपने दोनों को जीरो के इक्वल कर लेने, z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। तो z की हमारे पास दो वैल्यूज हो गई हैं। देयरफॉर अब क्या लिखेंगे? देयरफॉर द जीरोज ऑफ द सिस्टम आर, यही हमारा आंसर है। लेकिन क्लोजिंग स्टेटमेंट आपने लिखनी है, देयरफॉर द जीरोज ऑफ सिस्टम आर, वो क्या होंगे बच्चों हमारे पास? z इज इक्वल टू 2 माइनस 1। तो जब भी आपने जीरोज ऑफ सिस्टम फाइंड करने हैं तो आपने गिवन इक्वेशन के फैक्टर्स बना लेने, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उम्मीद है जी आप सबको यहाँ तक समझ आ चुकी है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमें कह रहा है कि अ सिग्नल प्रोसेस सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन। तो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है h ऑफ z, क्वेश्चन नंबर 4। और ये फंक्शन है बच्चों किसके इक्वल? जेड स्क्वायर प्लस 3z, जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2। ठीक है जी, ओवर इसके बाद है जी डिवाइड में जेड स्क्वायर माइनस 0.2z प्लस 0.9। कुछ लोग z बोलते हैं, कुछ z बोलते हैं, आप जो मर्जी बोलें बेटा, क्योंकि आपने वहां बोल के तो बताना ही नहीं है, ठीक है।
इसके बाद वो हमें कह रहे हैं फाइंड द जीरोज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो आपने जीरो फाइंड करना है ट्रांसफर फंक्शन का, ठीक है बेटा। तो आपने क्या करना है जी, ये ऊपर वाली वैल्यू ले लें, मतलब न्यूमरेटर वाली वैल्यू ले लें और यहाँ से आप जीरोज ऑफ फंक्शन फाइंड कर लें, ठीक है जी। तो आपने स्टेटमेंट क्या लिख देनी है, गिवन द, ये जो ट्रांसफर ऑफ फंक्शन है ना, ये हम न्यूमरेटर वाली वैल्यू से फाइंड आउट करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या लिख लेंगे, ये स्टेटमेंट लिख लिया करें तो अच्छी बात है। गिवन द न्यूमरेटर, गिवन द न्यूमरेटर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है जी। तो आपने न्यूमरेटर ले रहे हैं जी जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू, ये डिनोमिनेटर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया। तो जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2, और इसको आप जीरो के इक्वल कर लेंगे इसके आप फैक्टर फाइंड कर लें, 2 1 जा 2 और 1 3, तो 2 और 1 इसका फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। दोनों में से z कॉमन, तो z प्लस 2, इन दोनों में से 1 कॉमन, तो z प्लस 2 आ जाएगा। ब्रैकेट में वैल्यू कॉमन है, मतलब सेम है ब्रैकेट वाली, तो z प्लस 2 और z प्लस 1 आ जाएगा। अब आप दोनों को जीरो के इक्वल कर लें, z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 यहाँ आके माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ आके माइनस 1 हो जाएगा। तो ये जी z की हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, मतलब यही हमारा आंसर है। तो आप लोगों ने क्या लिखना है, देयरफॉर द जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शंस आर, बिल्कुल जी प्रीवियस वाली लाइन है, ले लें जी, ये तो कुछ ज्यादा ही बारीक हो गया। देयरफॉर द जीरोज therefore the zeros of the transfer function, the zeros of transfer function are z is equal to -2 -1, -2 और -1। तो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। आसान क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाए, ठीक है जी। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हेडिंग लगा लें बेटा, हेडिंग लगा लें, शाबाश, ये लें जी, हेडिंग लग गई। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहे हैं आ सिग्नल प्रोसेस सिस्टम ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि है h ऑफ z स्क्वायर माइनस 0.5z माइनस 0.5 ओवर z क्यूब प्लस 1। तो वो हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो अब जो हम इसका ट्रांसफर थ्योरम का, जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया है, तो हमने किसको यूज किया था बेटा, न्यूमरेटर को। तो यहाँ भी हम न्यूमरेटर को यूज करेंगे। तो आपने क्या लिखना है, गिवन द न्यूमरेटर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, गिवन द न्यूमरेटर ऑफ आपने अब न्यूमरेटर ले लेना है, हमेशा आप लोग न्यूमरेटर लेंगे, ठीक है जी, डिनोमिनेटर नहीं लेंगे। ट्रांसफर फंक्शन, तो आपने अब क्या करना है जी, इस वैल्यू को न्यूमरेटर वाली वैल्यू को जीरो के इक्वल कर लेना है, z माइनस 0.5, ठीक है बच्चों, और इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। तो यहां तक जी बात की समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अब जरा इसके ना फैक्टर्स बनाना मुश्किल है। फैक्टर्स क्यों बनाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ना पॉइंट की फॉर्म में है, तो इसके फैक्टर्स शायद ना भी बने आगे जाके। तो हम एक काम करते हैं, इस तरह की इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक में चेंज कर लिया करें। तो जेड स्क्वायर के साथ वैल्यू a है, z के साथ जो वैल्यू है वो b की है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c है जी -0.5, और b भी मैंने -0.5 लिखा हुआ है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जी आप सबको आता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला
आप लोगों ने 9th या 10th क्लास में पढ़ा है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो बच्चों अब आप लोगों ने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.5, फिर प्लस माइनस b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.5 और इसका स्क्वायर, फिर इसके बाद -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 0.5 ओवर 2a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे जी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला बना लिया बच्चों। तो b की वैल्यू पुट की माइनस 0.5, b की वैल्यू माइनस 0.5, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 0.5। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट माइनस और माइनस प्लस 0.5 प्लस माइनस 0.5 का स्क्वायर ले लें जी। यहाँ पर 0.5 का स्क्वायर लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.25। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे ना तो यहाँ आ जाएगा 0.25। माइनस और माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 0.5, तो इसका जो आंसर है वो 2 आ जाएगा और डिवाइड में 2 1 जार 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ये बात सबको समझ आ चुकी है। ठीक है, अब आप लोग इसको ऐड कर लें, प्लस 0.25 कर लेंगे तो z इज इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस 2.25 स्क्वायर रूट डिवाइड में 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इन दोनों को हमने प्लस कर लिया। अब आप लोग इसका अंडर रूट ले लें तो ये आपके पास आ रहा है जी 1.5। z इज इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस 1.5 और डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब आप लोग इसको एक बार प्लस में लिखें, 0.5 प्लस 1.5 ओवर 2 और इसी वैल्यू को आपने एक बार माइनस में लिख देना है। मेरे ख्याल से जी यहां तक बात की समझ आ चुकी है। ठीक है, तो अब जी 0.5 प्लस 1.5 ये तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 2/2, 2 से 2 कट गया तो z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 0.5 माइनस 1.5 तो वहां पर आ जाएगा -1 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे क्या करें, कैलकुलेटर पे जी आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो 0.5 माइनस 1.5 लिखें तो -1 आ जाएगा और -1 को 2 पे डिवाइड करें तो -0.5 आ जाएगा। तो इसको आप पॉइंट में निकाल लें क्योंकि क्वेश्चन जो है ना पॉइंट में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर आ गया, दैट्स द जीरो ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। अब आपने ये लिखना भी है, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपने लिखनी भी है, thus the zero of transfer function are z is equal to 1 and minus 0.5। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और ये लें जी, बस रेज हो गया, इतनी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लें जी अपनी अपनी बुक से देखकर। क्वेश्चन नंबर 6 जी, ये रेज हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6, a signal processing system has a transfer function with denominator। ठीक है जी, उसने एक हमें फंक्शन दे दिया है और उसने उसको नाम दे दिया डिनोमिनेटर का फंक्शन। ठीक है जी, और वो फंक्शन है a of z इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 0.3z माइनस, अब ये वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है ना, तो चाहे वो इसको डिनोमिनेटर बोले या चाहे इसको न्यूमरेटर बोले कोई मसला नहीं है।
ठीक है जी। वो कह रहा है यूज फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम को आपने यूज करने हैं, मतलब इसके फैक्टर बनाने हैं टू फाइंड द पोल्स ऑफ द सिस्टम। तो आपने पोल्स ऑफ सिस्टम भी फाइंड करने हैं और सिस्टम स्टेबिलिटी भी फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को जीरो के इक्वल कर लेना है, 0.4। अब आपकी मर्जी है, आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या आप इसके पेयर बना लें, ठीक है। तो आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और पेयर भी, मतलब फैक्टर्स भी बना सकते हैं। तो मैं इसके फैक्टर बना रहा हूं 0.8 और 0.5, 0.8z और 0.5z, और ये -0.4 लास्ट में वैसे का वैसे ही आ जाएगा। देखें, अगर मैं 0.8 और 0.5 को माइनस करूं तो 0.3 आएगा, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 0.4 आएगा, ठीक है बच्चों। नहीं तो अगर आपको ये याद ना रहे, इस चीज की समझ ना आए, तो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, a1 b माइनस 0.3 c माइनस 0.4, तो आंसर तब भी आपका आ जाएगा। तो इन दोनों में से z कॉमन, z माइनस 0.8, इन दोनों में से 0 पॉइंट आपने क्या कॉमन ले सकते हैं जी, इन दोनों में से 0.5 ही कॉमन लेंगे ना, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है। तो यहां आ जाएगा जी z माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो यहां तक जी अब आप सबको बात की समझ आ चुकी है। इन केस कोई इशू हो तो आप लोग मेरे से लाजमी पूछेंगे तो इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये जो वैल्यू है ना 0.4 डिवाइडेड बाय 0.5 करें तो आंसर आ जाएगा 0.8, ठीक है बच्चों। अब देखें, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा z 0.8 और ब्रैकेट के बाहर है z 0.5। अब आप लोग दोनों को जीरो के इक्वल कर लेंगे, इज इक्वल टू 0, और z इज इक्वल टू 0.8 आ जाएगा। इसी तरह z प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू माइनस 0.5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां से जी अब हमारे पास कुछ वैल्यूज तो आ गई, पोल की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास पोल हो गया, द पोल्स ऑफ द सिस्टम, इसको हम लोग पोल ऑफ द सिस्टम बोल देंगे, द पोल्स ऑफ द सिस्टम। ये जो हमने फैक्टर से वैल्यू निकाली है ना, ये पोल्स ऑफ द सिस्टम हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है जी। z इज इक्वल टू 0.8 माइनस 0.5, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास पोल्स ऑफ द सिस्टम आ गए। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं इसकी स्टेबिलिटी। तो अब हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, इसकी स्टेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अब आप लोग क्या लिख लेने, जो बुक में लिखा हुआ है जिस तरह, ठीक हो गया जी। उसने क्या लिखा हुआ है जी, स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो आप लोग सिंपल लिख लें जी, फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी, बस यही लिख लें, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, बहुत ही आसान काम है। स्टेबिलिटी में ये जो z की दो वैल्यूज आई हैं ना, स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, ये जो z की दो वैल्यूज आई हैं ये हमेशा आपके पास क्या होती हैं, लेस देन 1 होती हैं, ठीक है बच्चों। अब इस वैल्यू को लिखने का एक और तरीका भी है, थोड़ा सा अगर आप इसको एडवांस लेवल में लिखना चाहें, 0.8 मॉड 0.8 लेस देन 1, 0.8 मॉड की वजह से ये पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो स्टेबिलिटी में जब भी आपने स्टेबिलिटी फाइंड करनी हो, जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा लेस देन 1 होते हैं, वो हमेशा लेस देन 1 होते हैं, आपने ये बात याद रखनी है। माइनस 0.5 मॉड 0.5 लेस देन 1, ठीक हो गया जी। ये जो मॉड है इस माइनस को खत्म कर देगा और 0.5 लेस देन 1 आप लोग लिख देंगे, तो ये इसकी स्टेबिलिटी फाइंड होगी। तो स्टेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, जो भी हमारे फैक्टर्स आते हैं, जो भी हमारा z का आंसर आता है, यहाँ पे z के इक्वल है ना, तो वो हमेशा लेस देन 1 होता है बच्चों, तो हमारी स्टेबिलिटी फाइंड हो जाती है। तो मेरे ख्याल से जी क्वेश्चन नंबर 6 तक अब आप सबको बात की समझ आ चुकी है। अब मैं इसको जी रेस करने लगा हूँ और क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का, तो ये भी हमारा ये एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी, ठीक है जी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7, हेडिंग लगा लें बच्चों,
मेरे साथ साथ लिखा करें, मेरे साथ साथ लिखा करें जी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि द डिनोमिनेटर ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है जी, ट्रांसफर फंक्शन, एक डिनोमिनेटर फंक्शन दे दिया हुआ है हमारे पास, ए ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1.2 z प्लस 0.35। एक हमारे पास ये मॉडल दे दिया, आप इसको मॉडल भी कह सकते हैं, डिनोमिनेटर वैल्यू का उसने नाम दिया हुआ है तो इसको डिनोमिनेटर वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। वो हमें कह रहे हैं यूज फैक्टर थ्योरम, तो इसके आपने फैक्टर बनाने हैं। डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ पोल्स, तो पोल्स मतलब आपने जो जो आपके इसके फैक्टर्स आएंगे वो पोल्स कहलाएंगे, और फिर आपने इसकी स्टेबिलिटी भी फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले पोल्स फाइंड करने के लिए इस गिवन इक्वेशन को आप लोगों ने जीरो के इक्वल कर लेना है, जैसा कि जी मैंने आप सबके सामने कर दिए। अब आपकी मर्जी है आप इसके फैक्टर बना लें, आपकी मर्जी है आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो मैं जरा इसके फैक्टर बना रहा हूँ, फैक्टर बनाना थोड़े से आसान भी हैं, जो आप कैलकुलेटर से निकाल भी सकते हैं। तो 0.7z और 0.5z इसके फैक्टर बन जाएंगे, और ये 0.35 ये लास्ट में वैसे का वैसे ही आएगा। 0.7 और 0.5 को मल्टीप्लाई करें तो 1.2 आएगा, और अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो 0.35 आएगा बेटा, ठीक है बच्चों। तो सॉरी 0.7 0.5 को ऐड करें तो 1.2 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0.35 आएगा। अगर आपको ये बात याद नहीं रहती तो फिर आपने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, A1 B 1.2 और C 0.35, तो वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से मैंने Z कॉमन लिया, तो Z 0.7, 0.5 कॉमन लिया तो Z प्लस 0.7 आ जाएगा। तो 0.5 दोनों में से कॉमन आ गया, 0.35 को 0.5 पे डिवाइड करें तो 0.7 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों में से Z कॉमन, तो ये Z प्लस 0.7 दोनों में है, दोनों ब्रैकेट्स में है ना, तो कॉमन आ गया, और इसके बाहर आ गया जनाब Z प्लस 0.5, तो ये Z प्लस 0.5। अब आप दोनों को इसको भी 0 के बराबर कर देंगे तो यहां क्या आ जाएगा माइनस 0.7, और इसको भी 0 के बराबर कर देंगे, Z प्लस 0.5 और प्लस 0.5 यहां आकर माइनस 0.5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास जी इसके पोल्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये आपने पोल्स फाइंड करने थे, तो लिख द पोल्स ऑफ द सिस्टम आर लोकेटेड लिख लेंगे, क्योंकि उसने लोकेटेड का लफ्ज यूज किया हुआ है। द पोल्स ऑफ द सिस्टम, the poles of the system are located at z is equal to माइनस 0.7 माइनस 0.5। अब बच्चों हमने इसकी स्टेबिलिटी फाइंड करनी है, तो यहां लिख लेते हैं जी फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है जी। फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए क्या करना होता है, ये जो आपके पास z के आंसर आए हैं, सबसे पहले आप इसको मॉड में लिखेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया, माइनस 0.7 माइनस 0.5, ये दो आंसर आए हैं ना, ये दो आंसर्स आए हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए ये माइनस तो खत्म हो जाएगा मॉड की वजह से, 0.7 लेस देन 1, 0.5 लेस देन 1। जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी पॉइंट की वो हमेशा लेस देन 1 पर होती है, ये माइनस मॉड की वजह से खत्म हो गया, और स्टेबिलिटी हमेशा लेस देन 1, लेस देन 1 हो गई बेटा। तो ये हमारे आंसर्स आ गए हैं, उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है, और एक्सरसाइज भी जी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अल्लाह हाफिज़।